नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। मैं गारंटी लेता हूं कि इससे पहले आपने प्रस्तावना को पहले इस तरह से कभी नहीं पढ़ा होगा। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले क्या, इसके बिंदुओं को हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रत्येक शब्द का विश्लेषण करेंगे और फिर यूपीएससी के पीवाईक्यू देखेंगे। जो अभी तक प्रश्न आए हैं वो उन मुख्य प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं। भारत का संविधान, जिसकी उद्देशिका है, देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम लोग इसके प्रत्येक शब्दों का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं उद्देशिका से। उद्देशिका का वास्तव में ऐसा स्वरूप नहीं था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव का विस्तृत रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1950 को पारित हो गया था। इसके अगले शब्द की हम चर्चा करें, जो कि है हम भारत के लोग। भारत अर्थात यह क्या दिखा रहा है? हम भारत के लोग। हम कौन? भारत के लोग। अर्थात और किसके लिए? भारत को। अर्थात यह भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बना हुआ है। तो पहला तो हमको ये पता चल गया इसके निर्माता कौन है? भारतीय। अगर हम दूसरा बात करें, हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोग कौन? भारत की जनता। तो इसका स्रोत कहाँ से आ रहा है? भारत की जनता द्वारा। अर्थात इसकी शक्ति का स्रोत क्या हो गए? भारतीय जनता हो गई है। भारत को एक क्या बनाना चाह रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो, औपनिवेशिक शासन के बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था कि इसको एक, या फिर औपनिवेशिक शासन की छवि हटाने के लिए इस शब्द को प्रमुख रूप से जोड़ा गया है, जिससे हम बता सकें कि हमारे राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य नियमों अर्थात राजनीतिक नीतियां पूर्णतः अपने अधीन है। अर्थात हम अपनी नीतियां, निर्णय अपने शर्तों के अनुसार बनाएंगे। यह दिखाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला शब्द है समाजवादी, अर्थात संसाधनों का समान वितरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। संसाधनों का समान वितरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ही समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष, अर्थात भारत सम्मान करता है, यह किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता है। ठीक है। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक, अर्थात जो भारत की सरकार है वह जनता द्वारा चुनी गई है। जनता ने किसको? सरकार को चुना है। और गणराज्य है, अर्थात भारत का जो प्रमुख है वह एक चुना हुआ शासक है। जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? राजतंत्र, राजशाही है। तो वहाँ का जो प्रमुख होता है वह, राजशाही का आशय इस शब्द से है कि वहाँ का जो प्रमुख होता है वह जनता द्वारा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया नहीं होता है, जबकि गणराज्य जो देश या फिर राज्य होते हैं उनका प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए होते हैं। अर्थात भारत क्या है, गणराज्य है जिसका प्रमुख जनता द्वारा चुना गया होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार का दिए गए हैं, 3 प्रकार के। सामाजिक की हम बात करें तो जो राज्य है वह जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और आर्थिक की हम जब बात करते हैं तो राज्य धन के समान वितरण और अवसरों में समानता लाएगा। और राजनीतिक हम बात कर रहे हैं तो सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। चुनाव में भाग लेने के अधिकार का मतलब क्या है कि आपको वोट देने अर्थात मतदान करने और प्रत्याशी के रूप में या फिर खड़े होने का अधिकार है। अगला वाक्य है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है, 5 प्रकार की। पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर है धर्म और फिर है उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, आप किसी अन्य से मत अपना विचार अलग रख सकते हैं। जैसे कि आपकी सोच अलग हो सकती है, आप किस मत या फिर दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं। अभिव्यक्ति, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं जिसके लिए आप लिखित, मौखिक या फिर कलात्मक आदि तरीके का उपयोग कर सकते हैं। विश्वास की जब हम बात करते हैं तो आपका दार्शनिक विश्वास या फिर आध्यात्मिक विश्वास और या फिर धार्मिक विश्वास, आपका कुछ भी हो सकता है। और जब हम बात करते हैं धर्म की तो आप अपना धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप मानना चाहें आप मान सकते हैं, उसके लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। और उपासना की जब हम बात कर रहे हैं अर्थात आपकी पूजा पद्धति क्या है या फिर आप किस तरह से प्रार्थना करना चाह रहे हैं वो पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है, इसीलिए इसको कहते हैं उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात समाज में मान, सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकार। और अवसर की जब अवसर की समता की बात करते हैं, अच्छा प्रतिष्ठा में एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि प्रतिष्ठा में पैसे से किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर कोई एक सफाई कर्मचारी है और दूसरा कोई डॉक्टर है तो इन दोनों को ही हम लोगों को इज्जत की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अगला है अवसर की समता, अर्थात शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय आदि में जो भी अवसर हैं उनके लिए समता होनी चाहिए। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता बढ़ाने की बात अर्थात भाईचारा बना रहे, जिससे क्या होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इससे हमको क्या पता चलता है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात संविधान कब पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ है। और इस समय एक चीज़ और पता चल रही कि हम लोगों का जो संवत हम लोगों ने चुना है वह कौन सा है, विक्रमी संवत है। पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को और जो आगे चल के पूर्णतः लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसी के उपलक्ष्य हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जब हमारा ये संविधान पूर्णतः लागू हुआ तभी हम लोगों का राज्य जो है वह गणराज्य बना। तो इसका अगला हम बिंदु जानते हैं, क्या संविधान में संशोधन हो सकता है। हाँ, संविधान में संशोधन हो सकता है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसका संशोधन तो हो सकता है, परंतु मूल ढांचे को हानि पहुंचाए बिना। अगर कोई भी संशोधन मूल ढांचे को हानि पहुंचाता है तो वह नगण्य मान लिया जाएगा, अर्थात वह खत्म हो जाएगा। तो क्या प्रस्तावना में अभी तक कोई भी संशोधन हुआ है? हाँ, 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें कौन कौन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवादी, लिख देते हैं समाजवादी, और फिर अगला है कहाँ गया? पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि यहाँ पे हमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमें अखंडता देखने को मिलती है। अब अगर हम इसकी भाषा शैली की बात करें, जो कि है हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ठीक है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यहाँ पर लिख देते हैं स्वतंत्रता, समता और नीचे बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, जो कि 1789 में हुई थी, ठीक है। और रूसी संविधान से क्या लिया गया है? समाजवादी। तो हमने ये भी देख लिया कि किस संविधान से या फिर किस देश से प्रस्तावना में कौन से शब्द लिए गए हैं या गढ़े गए हैं। कई बार यह प्रश्न उठता है कि उद्देशिका क्या संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, उद्देशिका संविधान का भाग है और इसे संविधान की आत्मा माना जाता है। यह भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता है। अर्थात इसमें संशोधन तो किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक वह मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता है तब तक। आइए अब हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रीलिम्स 2017 में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं निहित है? एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो विचार की स्वतंत्रता, देखो पहले इसमें दिया क्या क्या है, स्वतंत्रता 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 स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें कौन से है? विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गई और ये विश्वास हो गए। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न जो कि प्रीलिम्स 2020 में आया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया था सामाजिक, जो समाजवाद है जिसमें आर्थिक और राजनीतिक भी आते हैं, जिसके अंतर्गत वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है प्रीलिम्स 2019 से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता शब्द क्या उद्देश्य है? बंधुता शब्द का क्या उद्देश्य है? हमने प्रस्तावना के अंतिम भाग में पढ़ा था कि वह सभी नागरिकों के बीच एकता और अखंडता को बढ़ावा देना चाह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। चौथा क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2018 से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो अगर हम लोग बात करते हैं न्याय के, तो न्याय कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। हम देखते हैं ये तीनों हमको कहाँ मिलते हैं। तो ये
हमको लग रहा है ऑप्शन बी, हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2017 से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? अब ये तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर आपको प्रस्तावना एग्जैक्टली नहीं याद है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना को याद करते हैं। बंधुता, समानता, देखो बंधुता अंतिम में आता है, जिससे क्या होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया। दूसरा है समानता, स्वतंत्रता और न्याय, फिर आता है बंधुता, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि न्याय जो है वह स्वतंत्रता से पहले आता है, ठीक है, और समता उसके बाद में आता है। तो अगला है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। अब इसमें इन लोगों ने फिर स्वतंत्रता तो आगे कर दिया, लेकिन न्याय को इन लोगों ने पीछे कर दिया। फिर अगला है ऑप्शन डी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यही इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी। देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है, ठीक है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता होती है। और फिर आता है उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनी है। अगला प्रश्न है प्रीलिम्स 2016 से। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये तो बहुत ही ईजी है, 42वां संविधान संशोधन से। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन से अन्य कौन से हो गए? पंथ निरपेक्ष हो गया, और फिर कौन सा है? समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है प्रीलिम्स 2014 से। संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार की राज्य व्यवस्था घोषित करती है? हम देखते हैं राज्य व्यवस्था किस प्रकार घोषित करती है। एकात्मक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। एकात्मक की बात नहीं की गई है। दूसरा देखते हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है, इसको भी रोक के रखते हैं। गणराज्य, समाजवादी, पूंजीवादी भी नहीं है हमारी, पंथनिरपेक्ष, तानाशाही, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आपको दूसरी लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगला क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2013 से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द किस बात की ओर संकेत करता है? लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? जो सरकार है वह किसके द्वारा? जनता द्वारा चुनी गई है, जनता ने सरकार को बनाया। और गणराज्य का अर्थ होता है जो राज्य का मुखिया है, जो राज्य का मुखिया है वह जनता द्वारा चुना गया है, जनता द्वारा चुना गया। वो अलग की बात है कि जनता का चुना गया 2 तरीके से हो सकता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा या अप्रत्यक्ष रूप से, 2 तरीके से हो सकता है। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द किस बात की ओर संकेत करता है? वंशानुगत शासक नहीं होगा, ये सही हो सकता है, लेकिन हमको सबसे सर्वोत्तम देखना है। देखते हैं अगला क्या है। राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, अभी हम लोगों ने बात किया भारत में प्रत्यक्ष नहीं होता है। संसद सर्वोच्च संस्था है, संसद नहीं बल्कि संविधान, भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान जनता द्वारा निर्मित है, डी भी सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है? लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या कहता है? वंशानुगत शासक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9th, जो कि प्रीलिम्स 2012 से है। प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग शब्द किस प्रकार पर बल देता है? किस पर बल देता है? पहला विकल्प है भारतीय राष्ट्रवाद पर, दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व पर, तीसरा है जनता की संप्रभुता और चौथा है विधायिका की सर्वोच्चता। हमने प्रस्तावना में पहले ही शब्द में पढ़ा था, इसमें लिखा था हम, था भारत के लोग,
ये क्या दिखा रहा है कि हम लोग बना रहे हैं संविधान किसके लिए, मतलब हम भारतीय किसके लिए बना रहे हैं, भारतीयों के लिए है। यह दर्शाता है कि हम लोग संप्रभु हैं, ठीक है। तो यह जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो कि प्रीलिम्स 2011 से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का न्यायालयों द्वारा उपयोग किस रूप में किया गया है? अनुच्छेदों की व्याख्या में मार्गदर्शन, ठीक है, ये हो सकता है सही, लेकिन अगला भी देखते हैं। मौलिक अधिकारों को रद्द करने हो, नहीं। देखो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना यह न्यायालय में क्या परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। अर्थात ये मौलिक अधिकारों को रद्द नहीं कर सकते हैं। आपातकाल लगाने हो, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी संविधान संशोधन की सीमा निर्धारित करने हो, ये भी नहीं हो सकता है। तो पहला ही सही है, अनुच्छेदों की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप में। तो आज हमने प्रस्तावना पढ़ा है। इसके हम लोगों ने लगभग सारे भाग कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोगों से बचेगा। अगर आप लोगों को किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें